नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। यह आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर गौतम सिंह प्रिस्क्रिप्शन फॉर लिविंग क्लिनिक दिल्ली, डॉक्टर राकेश राय सप्रा, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर्स ऑफ कार्डियोलॉजी, मारिंगो एशिया हॉस्पिटल, फरीदाबाद, डॉक्टर समीर कुब्बा, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, मोहन हार्ट केयर, दिल्ली। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गौतम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है सर। इंडिया में हार्ट डिजीज के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस बढ़ती हार्ट डिजीज का कारण क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में हार्ट डिजीज के मामले जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जो अलार्मिंग चीज है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सारे डॉक्टर समाज बहुत ज्यादा चिंतित है, वो ये है कि इवन जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो कम उम्र के हैं, उनमें हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा माना नहीं जाता था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मगर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि 20 साल के 22 साल के बच्चे आम जो है वो हार्ट अटैक लेके भी जो है और हार्ट की अन्य समस्याएं लेके जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो ये जो है एक कारण है बहुत ज्यादा चिंता का। साथ साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है वो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, किस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, किस तरह से हमारी डाइट में परिवर्तन आ रहा है, हमारे एक्सरसाइज के अंदर परिवर्तन आ रहा है। ये सभी कारण जो है मिलजुल के हार्ट डिजीज को जो है वो बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। हार्ट डिजीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये सब इकट्ठे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं कि हार्ट की समस्याएं ओवरऑल जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही हैं। डॉक्टर राकेश राय सप्रा, हमारे काफी दर्शक हैं जिनको हार्ट डिजीज के बारे में नहीं पता है। क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं? हाँ जी, दिल की बीमारी होने के कारणों के बारे में अगर हम जानकारी लें तो ये हम दो तरीके से बताते हैं। एक कॉमन तरीका है जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स, जो आपके रोजमर्रा जीने के तरीके हैं, इससे आपकी दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके खाने का चुनना, कौन सा खाना आप खाते हैं, रोज कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और क्या आप स्मोकिंग करते हैं। ये 3 मेन लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिससे दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए दिल की बीमारी को कई बार हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो हम ये उन बीमारियों की बात करते हैं जिससे दिल की बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उनमें है डायबिटीज, दैट मीन्स हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये 3 बीमारियां हैं जिससे दिल की बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ाती है। और इसलिए इन 3 बीमारियों को हम कई बार साइलेंट किलर के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों बीमारियों के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। और अगर हम ये बात करें कि इंडियन पॉपुलेशन में आज की तारीख में दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों फैल रही है, तो इन दोनों कारणों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज का इंसिडेंस या प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है और हम लोग की कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मलिटी भी एक पिक्यूलियर ट्रेंड शो करती है, जिसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये काफी कम मात्रा में पाया जाता है और इसके कारण हमें दिल की बीमारी होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हाई डायबिटीज हो और कोलेस्ट्रॉल की एब्नॉर्मलिटी हो और उसके ऊपर अगर आपका लाइफस्टाइल चॉइस गलत हो, तो आप में दिल की बीमारी होने की टेंडेंसी डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही कारण है कि आज की तारीख में इंडियन पॉपुलेशन में ये बीमारी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर से आ रही है। डॉक्टर समीर कुब्बा, अक्सर लोग हार्ट इश्यूज के वार्निंग साइंस को अनदेखा कर देते हैं, तो क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं जिससे कि लोग इसे अनदेखा न करें? ये बहुत ही जरूरी और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जैसे कि डॉक्टर सप्रा ने अभी आपको बताया कि हमारे रिस्क फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं और स्पेशली मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल,
फैमिली हिस्ट्री, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई बॉडी वेट, स्मोकिंग। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको छाती के बीच में कोई दर्द हो रहा है या हेवीनेस हो रही है या यूजुअल एक्टिविटी पे आपको अनईजीनेस महसूस हो रही है, कई बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे स्वेटिंग हो रही है, लेडीज में कई बार स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर गौतम ने शुरू में बताया कि यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम वो ट्रेंड देख रहे हैं। जब मैं अपनी ट्रेनिंग करता था तब हम ये ट्रेंड देखते थे कि बच्चे अपने माँ बाप को हार्ट अटैक के साथ लाते हैं, बट आजकल हम देखते हैं कई बारी माँ बाप अपने लड़कों को हार्ट अटैक के साथ लाते हैं। तो ना ही ये बीमारी कॉमन होती जा रही यंग लोगों में, मेल्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट फीमेल्स में भी ट्रेंड बढ़ रहा है। तो अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको इस तरह के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं टिपिकल चेस्ट में पेन हो रहा है, वो नहीं होता। और 4 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें ये एटिपिकल प्रेजेंटेशंस ज्यादा हैं, जैसे कि विमेन, डायबिटिक्स, एल्डरली लोग और बहुत यंग लोग। सो रिस्क फैक्टर्स को जानना और सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गौतम सिंह, क्या आप हमें डायग्नोज के बारे में बता सकते हैं और इसके क्या तरीके हैं, साथ ही इसे कराने का सही समय क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं और उसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हार्ट डिजीज होने से पहले ही जो है उससे बचा जाए और उसके बारे में जाना जाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब आपकी उम्र, अगर कोई मेल की उम्र जो है वो 35 साल से ऊपर है, स्पेशली अगर वो स्मोकर है, और अगर कोई फीमेल उसकी उम्र जो है 45 साल से ऊपर है और अगर वो नॉन स्मोकर है, तो उनको जो है साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। इनफैक्ट अब हम लोग ये एडवोकेट करते हैं कि मेल्स एज यंग एज 30 इयर्स में साल में अपना एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। इसको कराने से क्या होगा कि हम ये अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर आपका ट्रेंड इस तरफ जा रहा है कि आपको जो है इस तरह की बीमारी होने वाली है, इस चीज को समझा जा सकता है और आपको कई बार वार्न किया जा सकता है, आपको कई बार केयरफुल किया जा सकता है कि आप उससे जो है सावधान रहें और अपने ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद जब हम डायग्नोस करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया कि उनको जो है छाती में दर्द हो रहा है या उनको एटिपिकल कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें सिर्फ पसीना आ रहा है या जबड़े में दर्द हो रहा है या तेज चलने में सांस फूल रही है उसकी, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर जो है सबसे पहले उनका एक ईसीजी करता है। ईसीजी करने से काफी जानकारी उनको मिल जाती है कि हार्ट में किस तरह की समस्या चल रही है, और अगर कोई हार्ट की मेजर प्रॉब्लम चल रही है या थोड़ी बहुत हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है तो वो ईसीजी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ईसीजी में अगर पूरी क्लैरिटी नहीं होती है तो हमारे को मरीज से कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी अगर आप कोई हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे तो मात्र 2-4 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, जिसके अंदर टॉप टी सबसे कॉमनली इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है वो हर जगह अवेलेबल है और किया जाता है। उससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उनको हार्ट की समस्या है कि नहीं है। तो आपके एक तो हो गया प्रिवेंशन, उसके अंदर आपने कई टेस्ट कराया, आपने हेल्थ चेकअप कराया जिसके अंदर आपने अपना ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी कराया, और दूसरा आ गया जब आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईसीजी और कार्डियक एंजाइम से काफी डायग्नोस कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी जांचें हैं जो कि काफी ज्यादा इनसाइट हार्ट के बारे में देती हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी है, स्ट्रेस इको है और कार्डियक इमेजिंग है, थैलियम स्कैन है हार्ट का। तो इन सब चीजों से भी अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जिनको यूज करके डॉक्टर जो है वो पूरी तरह डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी आजकल जो है वो लोग एंजियोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो एंजियोग्राफी डेफिनेटली एक ऐसा जांच है जो कि 100% ये बता सकता है कि आपकी आर्टरी के अंदर जो है ब्लॉकेज है कि नहीं है, और अगर है तो वो एग्जैक्टली कितने % है। तो जो ट्रेंड डॉक्टर है, ट्रेंड आईज हैं, वो काफी एक्यूरेटली जो है उसको बता सकते हैं कि वो 40% है कि 45% है कि 60% है। तो ब्लॉकेजेस को एग्जैक्टली जो है वो लेबल भी किया जा सकता है और उनको डिफाइन भी किया जा सकता है इन जांचों से। डॉक्टर राकेश राय सप्रा, हार्ट डिजीज में मेडिकेशन बहुत जरूरी है, क्या आप बता सकते हैं कि मेडिकेशन पेशेंट्स को कैसे मदद करती है? देखिए, दिल की बीमारी में दवाइयां तो कई किस्म की होती हैं, बट कुछ दवाइयां जिसके लिए जनरल पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें मैं 3 दवाइयों के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले दवाई होती है जिसको हम कॉमन नाम से जानते हैं एस्प्रिन, या सबके घर में एक गोली पड़ी होती है डिस्प्रिन की। ये एक दवाई है जो कि खून को पतला करने में मदद करती है, इसको हम ब्लड थिनर कहते हैं। और ये दवाई आप जिस मरीज को हार्ट की बीमारी हो चुकी है
जैसे कि अगर हार्ट अटैक हो चुका है, उसका अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जिससे इलाज हो चुका है, ऐसे पेशेंट के लिए ये दवाई सारी उम्र खाना एक तरह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाता है, क्योंकि अगर ये दवाई नहीं खाएं तो उनकी दिल की नाड़ियों के अंदर, स्टेंट के अंदर फिर से क्लॉट बनने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये एक दवाई है जो कि कॉमनली हम फर्स्ट एड की तरह भी यूज करते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी ऐसा शक हो रहा है कि आपके सिम्टम्स से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको शायद हार्ट अटैक हुआ है, तो उस समय ये एक दवाई है जिसको कि आप अपने घर में अपने आप बिना किसी मॉनिटरिंग के अपने आप ले सकते हैं। क्योंकि उसमें अगर हार्ट अटैक जब होता है तो आपकी दिल की नाड़ी के अंदर क्लॉट बनने के कारण फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आप ब्लड थिनर लें तो चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा फ्लो रिज्यूम हो जाए, जिससे आपकी इमरजेंसी थोड़ी सी कम पड़ जाए और आप आराम से हॉस्पिटल पहुंच के अपना ट्रीटमेंट आराम से करा सके। बट इसमें इमरजेंसी टाइम में इस दवाई को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस दवाई को आप दांतों के बीच में रख के इसको चबाएं, इसको पानी के साथ निगल नहीं जाए, क्योंकि अगर दांतों के बीच में चबाते हैं तो इसका असर बहुत जल्दी होता है और पानी से निगल जाएंगे तो ये पेट में जाके फिर लिवर में जाके फिर जाके ब्लड में पहुंचता है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसे में फर्स्ट एड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेस्ट तरीका रहता है दांतों के बीच में चबा के तुरंत खत्म कर लेना। तो ये एक दवाई जनरल पब्लिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड दवाई जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, जिसको हम स्टैटिन के नाम से कहते हैं। कॉमनली एटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन के नाम से बाजार में मिलती है। ये दवाई हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि हार्ट की बीमारी का मेन कारण नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना होता है और ये दवाई कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है, दिल की नाड़ी में चर्बी जमने की टेंडेंसी को कम करती है और दिल की नसों के अंदर की लाइनिंग जो है उसको भी स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करती है, जिससे कि आपके हार्ट की इमरजेंसी होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। तो ये भी हार्ट अटैक या हार्ट के मरीज के लिए लाइफ लॉन्ग इंडिकेशन होता है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग बहुत मदद करता है। एक और दवाई जो कॉमनली यूज होती है और वो भी फर्स्ट एड में यूज की जा सकती है, उसको सॉर्बिट्रेट के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये दवाई है जो कि दिल की नसों को रिलैक्स करने में मदद करती है, जिससे कि दिल की नाड़ी में अगर सिकुड़न के कारण या क्लॉट जमने के कारण ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो ये दवाई अगर आप लें तो आप नस को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं और उससे उसमें ब्लड फ्लो रिस्टोर होने में मदद मिलती है। ये भी दवाई एस्पिरिन की तरह हमको पानी से निगलनी नहीं चाहिए, इसको जबान के नीचे रख के चूसना चाहिए, इससे इसका असर जल्दी होता है। तो फर्स्ट एड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जनरल पब्लिक को दवाइयों के बारे में जानना हो तो ये तीन दवाई बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिसमें एस्पिरिन और सॉर्बिट्रेट आप घर में अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका जैसे मैंने बताया वैसे आप लेंगे तो इसका असर बहुत जल्दी होता है। इसको छोड़ के भी कई सारी दवाइयां होती हैं, बट वो जनरल पब्लिक के लिए, नॉलेज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डॉक्टर कंडीशन देख के ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका शुगर है कि नहीं, इस तरह से कई सारी दवाइयां और होती हैं जो कि डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। बट ये तीन दवाइयां आपको जानना और इमरजेंसी में यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने ध्यान में रखना और अपने घर में भी ये सॉर्बिट्रेट और एस्पिरिन या डिस्पिरिन की दवाई हमेशा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर समीर कुबा, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप इसके बेनिफिट्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं क्या? देखिए, एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है बंद नस को खोलना, और स्टेंट होता है जब उस नस को आपने बलून से खोला तो उसमें एक मेटालिक मेश होती है जिससे कि वो फिर से बंद ना हो। इमरजेंसी कंडीशंस में जब एक्यूट हार्ट अटैक्स होता है और पेशेंट के हार्ट के डैमेज का जो मसल होता है जो पहले सेकंड से डैमेज होना शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाए उतना ही बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। बट कई बार ये फैसिलिटीज हर अस्पताल में अवेलेबल नहीं होती, तो कई बार ब्लड थिनर्स वगैरह इंजेक्शन देने से भी फर्क पड़ता है, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें रेकरेंट एंजाइना हो रहा है, जैसे डॉक्टर गौतम ने बताया पेशेंट चल रहे हैं, उनको डिफिकल्टी हो रही है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जब हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो उनको हो सकता है कि सिंगल ब्लॉकेज हो या मल्टीपल ब्लॉकेज हो। तो कई बार अगर सिंगल ब्लॉकेज है या स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। कई बार बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं तो ओपन हार्ट सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। आजकल हम लोग एंजियोग्राफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाथ की नस से करते हैं, जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं। ये एक छोटी नस होती है और पेशेंट के लिए और कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट को सीधा लेटा रहने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक दूसरी अप्रोच होती है जिसमें हम पैरों की नस से भी करते हैं, जिसमें कई बार हमें पेशेंट अगर बहुत सिक हो या हमें कुछ डिवाइसेस डालनी हो, जिसको हम इंट्रायोटिक बलून पंप या इम्पेलर डिवाइसेस होती है इन कंडीशंस ऑफ शॉक, तो हमें पैरों से भी करना पड़ता है। बट रास्ते दोनों ही सेफ हैं। जो रेडियल आर्टरी से जो हम मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच जो जिसको हम कहते हैं कि एक छोटी आर्टरी के थ्रू हम करते हैं, उसमें पेशेंट कंफर्ट, ब्लीडिंग रिस्क और बाकी चीजें कम होती हैं। डॉक्टर गौतम सिंह, कुछ केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, क्या आप बता सकते हैं इसके क्या इंडिकेशंस हैं? देखिए, अभी ये पता है कि ये स्टेंटिंग और ओपन हार्ट सर्जरी दोनों की दोनों एकमात्र तरीका है हार्ट अटैक या जिसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर खून की नसों में ब्लॉकेजेस हो गई है उसके इलाज का। तो जब हम ये देखते हैं कि अगर हम एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी करने के बाद हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की काफी नसें ब्लॉक हैं, स्पेशली उसकी जो है वो दोनों या तीनों मेजर नसें जो है उसकी ब्लॉक हैं। अक्सर 2 नस तक भी जो है हम स्टेंट डाल लेते हैं, मगर 3 नस जब ब्लॉक होती हैं तो प्रेफर्ड यही किया जाता है कि व्यक्ति की जो है ओपन हार्ट सर्जरी हो। मगर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हम ये निश्चित करते हैं कि सर्जन किस जगह पे जो है ग्राफ को फिक्स करेगा, तो क्या उस जगह पे जो है वो आगे की नस खुली है कि नहीं खुली है। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद एंजियोग्राफी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी कराना बेटर रहेगा कि नहीं, और उसी तरह से हम पेशेंट को जो है ये ऑप्शन दे देते हैं। अगर हम एक इस मात्र से लेके चले कि अगर हम एक गैस वॉक लेके चले या मोटा मोटा कौन सा पेशेंट जो है वो स्टेंटिंग के फैक्टर में आएगा और कौन सा पेशेंट जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी केस में आएगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना यंग पेशेंट होगा और जो पेशेंट जो है नॉन डायबिटिक होगा, मान लीजिए स्मोकर है पेशेंट और स्मोकिंग की वजह से उसको जो है वो ब्लॉकेजेस हो गई हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम अक्सर ये देखते हैं कि एक कोई नस जो है वो ब्लॉक होती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम या मेजर नस एक ब्लॉक होती है, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है स्टेंट डाल के काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है और आगे कुछ भी इसमें प्रोसीजर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी डायबिटीज जो है वो बढ़ती जाती है, और डायबिटीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है उसमें हम यही देखते हैं कि उसमें बड़े बड़े लंबे सेगमेंट्स नस के जो ब्लॉक होते हैं, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया कि अगर छोटा और एक अच्छा सुंदर ब्लॉक है जिसको इजीली टैकल किया जा सकता है, उसमें स्टेंट तो बहुत अच्छे से जो है वो काम करेगा। मगर अगर बहुत पूरी नस के अंदर ही जो है वो कोलेस्ट्रॉल जगह जगह पे है, तो आप या तो बहुत बड़ा स्टेंट डालेंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और अगर एक ही नस के अंदर मल्टीपल स्टेंट भी डालते हैं कई बार, जो कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों को डालना पड़ता है, बट ऐसा बड़ा रेयर केसेस के अंदर होता है, तो अगर हम मल्टीपल स्टेंट डालेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल दोनों प्रोसीजर्स काफी सेफ हैं, बहुत अच्छी तरह से जो है वो आजकल डॉक्टर इसको कर सकते हैं। और जो स्टेंटिंग का प्रोसीजर है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब स्टेंटिंग का प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद नस जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाती है, फंक्शनिंग हो जाती है, बहुत जल्दी लोग जो है वो अपने काम में वापस लग सकते हैं। और जो बाईपास सर्जरी है, जब हम ये बाईपास सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद 15 से 20 दिन का समय लग जाता है रिकवरी के लिए। मगर क्योंकि आप जो है वो अच्छे डॉक्टरों की निगरानी में हैं, आप उनकी टीम के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, और जब डॉक्टर्स की टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर की निगरानी में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल और काफी ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये प्रोसीजर होता है, और पूरी सेफ्टी का जो है वो ध्यान भी रखा जाता है इसमें। डॉक्टर राकेश राय सप्रा, ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन जरूरी होता है, क्या आप इसके रोल और रिकवरी प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि पेशेंट के लिए ये कितना जरूरी है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन की जहां से आप बात कर रहे हैं, कार्डियक रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दिल की बीमारी और दिल के इलाज के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कितनी जल्दी और कैसे रिज्यूम करें। इसमें कार्डियक रिहैबिलिटेशन का बेसिक पर्पस रहता है। किस तरह की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, कितना स्लोली आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी किस किस्म की थी जिसके लिए आपका इलाज हुआ है। अगर मान लीजिए आपको हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी जिसके कारण आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी, तो इसमें रिहैबिलिटेशन का मेन इंडिकेशन हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है दिल की नस कोई 100% बंद हो जाती है, तो दिल के किसी हिस्से में डैमेज होता है, और इस डैमेज को रिकवर करने में लगभग 3 से 4 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है, जिसमें वो हीलिंग प्रोसेस होती है। हार्ट की मसल धीरे धीरे करके हील होकर स्ट्रांग हो जाती है, और इस हीलिंग के टाइम पे डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप अपने हार्ट को बहुत ज्यादा जोर ना दें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दें, और खास करके इतना स्ट्रेस ना दें जितना कि हार्ट टॉलरेट ना कर सके।
कई बार हार्ट के मरीज में होता है कि हार्ट सफर करता है बट मेंटली पेशेंट को लगता है कि मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इमीडिएटली नॉर्मल एक्टिविटी पे जाने की कोशिश करता है विच देयर हार्ट में नॉट टॉलरेट। तो ऐसी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहता है कि हम ग्रेजुअली बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आप अपने हार्ट को और बॉडी को ट्रेन करें सिंपल वॉकिंग एक्टिविटी से, फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें ड्यूरेशन में, फिर उसको स्पीड में इंक्रीज करें जैसे आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, और लास्ट में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी या इवन मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी लाइक जॉगिंग और इवन मोर विगरस एक्टिविटी कैन बी रिज्यूम्ड, बट ये ग्रेजुअली रिज्यूम करना चाहिए। तो एक इसका रिहैबिलिटेशन का मेन पर्पस हो गया कि आपकी हार्ट की बीमारी क्या थी जिसके लिए आपका इलाज हुआ, और दूसरा जैसे अभी आपको डिस्कशन में आपने सुना अगर पेशेंट को बाईपास सर्जरी से इलाज हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली आपकी छाती काटी गई है जिसको हील होने में, हड्डी को हड्डी से जुड़ने में और घाव को भरने में समय लगता है, तो जिसमें भी अगेन 2 से 3 हफ्ते के समय की जरूरत पड़ती है, और ऐसे टाइम पे आप बहुत ज्यादा विग्रेस एक्टिविटी लाइक वेट लिफ्टिंग डेफिनेटली आप अवॉइड करना चाहेंगे। तो अगर आपकी हार्ट का फंक्शन नॉर्मल से कम हुआ है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हुई है या आपको बाईपास सर्जरी जैसे इलाज की जरूरत पड़ी है, तब आपको अपनी एक्टिविटी ग्रेजुअली रिज्यूम करनी चाहिए जिससे कि आपका हार्ट और बॉडी उस एक्टिविटी लेवल को टॉलरेट कर सके। दिस इज समथिंग जो कि हम लोग हॉस्पिटल में कई बार, क्योंकि पेशेंट समझ नहीं पाता मैं कितनी एक्टिविटी करूं, तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसमें पेशेंट को हम बोलते हैं आप हॉस्पिटल में आइए, स्टार्टिंग के 1 हफ्ता आप हॉस्पिटल में निगरानी में धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, और वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड डॉक्टर सी दैट यू टॉलरेट योर एक्टिविटी मच बेटर, तो फिर आप अपने नॉर्मल स्पीड पे अपने घर पे जाके रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस कार्डियक रिहैबिलिटेशन का बेसिक पर्पस रहता है कि आप अपनी एक्टिविटी को सेफली नॉर्मल लेवल तक ले जा सकें। डॉक्टर समीर कुबा, हार्ट डिजीज में डाइट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, तो आप पेशेंट्स को क्या डाइट चेंज रिकमेंड करेंगे? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के या हार्ट डिजीज के, उनको या तो डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर होता है, और कई बार दोनों चीजें होती हैं, कई बार कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमारे को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि निटिग्रिटीज को देख के उनके हिसाब से पर्सनलाइज्ड एक डाइट प्लान बना सके। बट मोटा मोटी तौर पे मैं कहूंगा, इवन भगवत गीता में भी कहा हुआ है युक्त आहार, सो अ बैलेंस्ड फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा फ्रूट्स की चॉइस डिसाइड करनी पड़ती है जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, बट अदरवाइज फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, ये सब चीजें अच्छी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा को थोड़ा कम करना है, बंद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी सवाल आता है कि क्या हम ये सारी चीजें बंद कर दें और इसके बिना जीना भी मुश्किल है। तो एक बैलेंस्ड फूड होना बड़ा जरूरी होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट और स्पेशली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो आजकल फास्ट फूड कल्चर है वो थोड़ा कम करना। फैट की मात्रा जो होती है उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स 2 तरह के होते हैं, तो सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, बट जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, उसको एनकरेज करना। बट इट इज नॉट ओनली डाइट, इट इज अ बैलेंस इन द लाइफस्टाइल, बैलेंस इन स्लीप, बैलेंस इन रिक्रिएशन एंड बैलेंस इन वर्क। भगवत गीता में श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये एक बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो 100 साल तक भी जीते थे और उनको हार्ट डिजीज नहीं होती थी, बट आजकल हम लोगों को 30 साल पे, 40 साल पे हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और अगर हम बैलेंस रखें इन चीजों में, डाइट के अलावा बाकी चीजों में, तो प्रोबेबली हम इस डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे, एंड आई थिंक इन द एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को आज दी है। तो डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को आप संपर्क कीजिए और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।